नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं आपके लिए लेके आता हूँ डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन, जहाँ पे हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज़ आर्टिकल आते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया कहें, मिंट कहें, जहाँ भी हमारे वेरियस सोर्सेस में, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, टॉप 10 टॉपिक को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके स्टेटमेंट्स बनाते हैं, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के माध्यम से सारी करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, स्टैटिक नॉलेज देते हैं। और ये किस तरह से देते हैं, अगर आपको देखना है तो पहला एमसीक्यू आप जरूर देखें, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल रूप से पता चल जाएंगी। चलिए पहले करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। पहले न्यूज में है मेकादातु डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेकादातु डैम प्रोजेक्ट। मेकादातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। ठीक है, तो पहले आपके लिए जानना जरूरी हो कि आखिर ये मेकादातु प्रोजेक्ट है कहाँ पे, तो और ये क्या क्यों न्यूज में रहा। तो कर्नाटक सरकार ने हाल में घोषणा की कि कर्नाटक सरकार ने कहा कि मेकादातु बैलेंसिंग रिजर्वायर जो है, या उस पर अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य जैसे ख़त्म होता है तो एक डैम, एक तरह से कहें, वो जो बन रहा है उस पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वह केंद्र सरकार को फिर से भेजेगी, डीपीआर। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि डीपीआर भेजेगी नहीं भेजेगी, पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किसने आपत्ति जताई, विवाद किसके मध्य है, तो तमिलनाडु के मध्य विवाद है। ठीक है, तो कर्नाटक तमिलनाडु, अगर भारत का आपने मैप देख रखा होगा तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये जो, अगर हम देखें इस तरह का, अगर हम देखें यहाँ पे केरला, तो इनके बीच विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला उठा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये है कहाँ, ये हमने देख लिया। अब मेकादातु प्रोजेक्ट है क्या, तो ये प्रोजेक्ट है कैसा, 400 मेगावाट बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है ना। साथ ही इसका पर्पज कि बेंगलुरु में जो पानी की समस्या है कर्नाटक में, उसको उपलब्ध करवाना। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक तरह से हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर हम बात करिए बांध है कहाँ पे, स्थान कहाँ है, तो रमनगर करके जगह है, रमनगर करके जिला है कर्नाटक में, है ना, कनकपुरा के पास, वहाँ पे है। किस नदी से संबंधित है, तो कावेरी नदी से संबंधित है। अब यहाँ पर ना दोस्तों, कावेरी नदी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कावेरी नदी अगर आप नहीं जानेंगे तो ये आप नहीं जान पाएंगे इसके संबंध में। ठीक है, तो कावेरी नदी के बारे में अगर देखें तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। किसका पार्ट है, तो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, इस रीजन का पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट का पार्ट है कौन सी, कावेरी नदी। तो यहाँ से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, कर्नाटक से इसका इमरजेंस होता है। फिर ये पहले कर्नाटक में तो बहती है, उसके बाद ये तमिलनाडु भी जाती है, केरला भी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 राज्यों में मेनली इसका विस्तार देखने को मिलता है। हेमावती, काबिनी, भवानी, अमरावती जैसी नदियां इसकी सहायक नदी हैं। अब इसको लेकर जो जल विवाद है कावेरी नदी का बंटवारे को लेकर, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य देखने को मिलता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसमें डिसीजन भी दिया था। ठीक है, तो ये बात है। अब इसको मैनेज करने के लिए ना कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई, CWMA भी बनाई गई है, जो क्या करती 2018 में केंद्र सरकार ने बनाई थी, जिसमें कर्नाटक, केरला, पुदुचेरी, है ना, और तमिलनाडु के संबंध में चीज़ें शामिल की गई थी। तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पे इसके बारे में लगभग देख लिया। चलिए अब स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ द प्रपोज नियर कनकपुरा रामनगर। ये तो आपके लिए आसान हो गया, मैंने आपको बता दिया कनकपुरा में है। तो कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरम प्रस्तावित है, करेक्ट है एकदम। दूसरा, द प्रोजेक्ट इज प्लान्ड एट द कन्फ्लुएंस एंड द कावेरी एंड अरकवती रिवर। कावेरी और अर्कावती नदी के संगम पर है, यह भी बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, इट एम टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलुरु एंड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ठीक है, पानी पीने का पानी बेंगलुरु को जल विद्युत परियोजना भी उपलब्ध कराना है। तीसरा, चौथा, तमिलनाडु हैज फुली सपोर्टेड। अब यहाँ पे मामला खराब हो जाता है, क्योंकि तमिलनाडु कर्नाटक का तो विवाद है, तो फुली सपोर्ट कहाँ से होगा, है ना। ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक, और कुछ चीज़ इसके बारे में आपको जाननी है, हालांकि जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपको लगभग बता दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक चीज़ ये भी जान लेते हैं कि नदी जल विवाद को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से है। तो आर्टिकल 262 मिलता है। आर्टिकल 262 संसद को, यह पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि जो नदी 2 राज्यों में बहती है उसे कहा जाता है अंतर्राज्यीय नदी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय जो नदी के जल विवाद के संबंध में या वाटर डिस्प्यूट के संबंध में कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के पास होगी, और ऐसा कई बार पार्लियामेंट ने किया भी है। और वाटर डिस्प्यूट को मैनेज करने के लिए पार्लियामेंट ने 1956 में एक कानून बनाया था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट,
है ना, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम ऐसा कुछ करके, ठीक है, जिसका पर्पज क्या था कि ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, नदी जल विवाद के जो मामले होंगे ट्रिब्यूनल के माध्यम से सुलझाए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी एंट्री 17 और एंट्री 56 की बात की, जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध में चीज़ें ऐड की गई, बाद में उसे क्या किया गया, अमेंडमेंट भी किया गया। तो बहुत कुछ हमने यहाँ पे लगभग समझ लिया किसके बारे में, वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो इस तरह से हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। जरूरी नहीं कि हर एमसीक्यू का इतना एनालिसिस हो, क्योंकि ये पक्षी है, इस पर हम क्या एनालिसिस करने जाएंगे, उसका कौन सा मुझे डीएनए टेस्ट के बारे में यूपीएससी पूछने वाला है, तो पक्षी है तो उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, कहाँ पाई जा रही है, उसकी स्टेटस क्या है। लेकिन कोई ऐसा मामला जो पॉलिटी को लिंक कर रहा है, जोग्राफी को लिंक कर रहा है, इकोनॉमी को लिंक कर रहा है, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाफ इंच वर्ड के बारे में स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट करनी है। चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ द नेटिव ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया। तो अगर हम बात करें किसमें, यूरोप में, ये यूरोप रीजन है, नॉर्थ अफ्रीका रीजन है, चलो नॉर्थ अफ्रीका मान लिया, और ईस्ट एशिया मतलब पूर्वी एशिया के नेटिव पक्षी है, यहाँ पे पाई जाती है। चलिए देखते हैं, हो सकता पाई जाती हो। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट साइंटिफिक नेम कोकाथ्रस्टस, तो इसका साइंटिफिक नेम यह है। तीसरा, IUCN की यह रेड लिस्ट में वो इंडेंजर्ड है ना, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। चौथा, देखिए लुप्त प्राय वगैरह लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको इंडेंजर्ड देखना है, क्योंकि यूपीएससी में अगर ऐसा कुछ होता है ना तो इंग्लिश वर्ड को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। चौथा, इट वाज रिसेंटली रिकॉर्डेड द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। रिसेंट में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में क्या किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था, ये यहाँ पे चर्चा में आ गया। चलिए ठीक है, अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको यहाँ पे देखना है। देखिए इनकरेक्ट पकड़िए, इनकरेक्ट है, इंडेंजर्ड नहीं भाई, लीस्ट कंसर्न है। आप कहोगे कि ये तो सर मैं भी एलिमिनेट कर लेता, ठीक है आप एलिमिनेट कर लोगे, मैं मानता हूँ, लेकिन यूपीएससी की एग्जाम नहीं है भाई, ये क्या है, ये प्रैक्टिस है, आपके लिए प्रैक्टिस हो रही है। आपको बहुत सारी स्टेटमेंट, बहुत सारी नॉलेज मैं दे रहा हूँ, जिसके बेसिस पर आप क्या करोगे, ऐसे ध्यान लगा के एलिमिनेट करोगे। यूपीएससी का जो एग्जाम होगा उस दिन की बात है ये, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में अगर देखें तो ये पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये नेटिव है जो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट है वहाँ पे रिसेंटली इसको देखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडेमिक है, इससे पक्षी सर्दियों में दक्षिण की ओर भी ये क्या करती है, भागती है। अब चलिए इंपॉर्टेंट और इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका कलर क्या होता है, भूरा होता है, सिर नारंगी, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चारों स्टेटमेंट में यहाँ पे आ गया है। सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा एलिमिनेट कर दो, ये सारे हट जाएंगे, ए आ जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेनी मिनेशे। तो अब बिने मिनेशे के बारे में, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे जिम कॉर्बेट बारे में नहीं बताया। जिम कॉर्बेट जिसे सबसे पुराना नेशनल पार्क माना है, सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है, 1936 में उसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, ठीक है। बाद में जिम कॉर्बेट ने वहाँ पे विजिट किया, उसका नाम बदल गया, 520 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आई थिंक इसका रीजन है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे यहाँ जहाँ तक याद हो, रामगंगा जो रिवर है ना, वो जिम कॉर्बेट नदी की जीवनदायिनी नदी के रूप में मानी जाती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेनी मिनेशे करके हैं। बने मिनाशे के बारे में इजराइल सरकार ने भारत के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे यहूदी हैं, जो 5,800 यहूदियों को अगले 5 वर्ष में इजराइल लाने की अनुमति दी है। तो ये आप बेने मिनेशे वर्ड इजराइल संबंधित है, किससे संबंधित, इस तरह से पूछा जाएगा, या हमारी स्टेट में किससे संबंध, कौन से राज्य से संबंधित है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का जनजाति समूह है, जाति समूह, जनजाति नहीं बोलेंगे, जाति समूह। जाति और जनजाति में फर्क होता है, जाति एक बड़ा टर्म है, जनजाति उसके अंदर टर्म है, पीपीटी जो उसके अंदर भी टर्म है, तो अलग अलग टर्म है। तो जाति समूह है जो मिजोरम और मणिपुर में आपको देखने को मिले, मिजोरम और मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इजराइल की खोई हुई जनजाति है, ठीक है ना। बाद में इन्होंने यहूदी धर्म को अपना लिया था, बेसिकली वो ईसाई थे, फिर यहूदी अपना लिया तो इजराइल के हो गए, है ना। और इजराइल जो त्यौहार होते हैं, यहूदी त्यौहार होते हैं सुक्कोत करके, तो सुक्कोत एक त्यौहार होता है, उसको क्या करते हैं, फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो 1980 के दशक में अगर हम देखें 1980s में, तो ग्लोबल जो यहूदी कम्युनिटी है तो उसके संपर्क में आधुनिक परंपराएं भी यहाँ पे अपनाई जाने लगी। लगभग आधी आबादी पहले इजराइल इनकी जा चुकी है। चलिए अगर हम स्टेटमेंट यहाँ पे है कि जुदाह से अपनी वंशावली को दावा करते हैं यहूदी जनजाति। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है कि इजराइल हैज अप्रूव ए प्लान टू ब्रिंग ऑल रिमेनिंग मेंबर्स। इजराइल का प्लान है 5 वर्षों में इजराइल में लाने की इसकी मंजूरी देना है, ये इजराइल का प्लान है। चलिए अब इसके बारे में, प्लान के बारे में कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है, तो पहला तीसरा एकदम यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 EIR के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप इन रेजिडेंस के बारे में। चलिए एंटरप्रेन्योरशिप इन रेजिडेंस क्या है ये देखते हैं। हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक उसने EIR कार्यक्रम शुरू किया और ऐसा कहा जा रहा है कि जो EIR कार्यक्रम है, एंटरप्रेन्योरशिप इन रेजिडेंस प्रोग्राम, ये युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है, युवाओं को बहुत काम आ रहा है। अब ये कार्यक्रम किसके अंतर्गत शुरू किया, कि निधि स्कीम के अंतर्गत शुरू किया, कि जो स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से को बढ़ावा देने के संबंध में शुरू की गई थी। इसका पर्पज़ क्या था, इसका पर्पज़ जो था EIR का, कि जो स्नातक छात्र हैं, ग्रेजुएट छात्र हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हों, उनको एंटरप्रेन्योरशिप एक करियर के रूप में, उद्यमिता को एक करियर के रूप में स्टैब्लिश करना था, उनको प्रोत्साहित करना था। 30,000 रुपये प्रति माह उनके फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी जाती लगभग 12 महीने तक। तो ये सारी पर्पज, ये सारी चीज़ें थी जिससे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और NCL का जो वेंचर सेंटर है पुणे में, ये इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस योजना के बारे में थी। अब देखते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ निधि इनिशिएटिव, निधि इनिशिएटिव का पार्ट है ये, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे दी जाने की बात है। चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तीसरा, इट इज़ ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, नॉट फॉर द इंजीनियरिंग स्ट्रीम, सॉरी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, ये केवल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल ये इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ और फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे निधि का पर्पज, अगर हम बात करें निधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है, निधि के बारे में अगर हम देखें तो निधि का पर्पज़ क्या है, कि युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, आइडिया को मार्केट ले जाना, उनके अंदर कोई आइडिया उसको मार्केट ले जाना। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, ट्रेक ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, इनोवेशन संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाना, ये यहाँ पे पर्पज है। अब इसके कई सारे इनिशिएटिव हैं निधि के, तो अगर मान के चलो निधि एक अम्ब्रेला है ना, उसके कई सारे इनिशिएटिव, चलो ये मान लेते हैं, एक निधि हो गई, तो उसके अम्ब्रेला जैसे हैं EIR है। EIR का मतलब क्या, एंटरप्रेन्योरशिप इन रेसिडेंस। तो निधि प्रयास है, प्रयास क्या है, तो प्रमोशन एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेशन स्टार्टअप्स, तो प्रयास हो गए, तो निधि प्रयास हो गई। और निधि COE है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो निधि CO 100, जिसमें क्या करना, इंक्यूबेशन सेंटर स्टैब्लिश करना। फिर निधि TBI है, TBI, तो TB नहीं आई, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स उसे बोला जाता है। फिर निधि SSS है, निधि सपोर्ट सिस्टम, सीड सपोर्ट सिस्टम, निधि एक्सेलरेटर है। तो इस तरह का एक अम्ब्रेला टर्म हो जाती है निधि। अब भारत में इंटरप्रेन्योरशिप को लेकर सरकार ऑलरेडी बहुत सारे प्रयास कर रही है। 2016 में सरकार ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया। सरकार का पर्पज़ क्या था, कि इंडिया को क्या करना, स्टार्टअप बनाना, खासतौर पर यूथ है उनको स्टार्टअप से जोड़ना। फिर स्टैंडअप इंडिया, सरकार ने 2016 में स्टैंडअप इंडिया भी लॉन्च किया। SC/ST जो एंटरप्रेन्योरशिप है, या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, उसको बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना सरकार ने 2015 में लॉन्च की थी, जिसमें शिशु किशोर ऋण दिए जाते थे लोन के लिए। एस्पायर योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, समृद्धि स्कीम योजना, तो हजारों सरकार ने स्कीम लॉन्च कर चुकी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। लगातार यहाँ पे प्रयास अभी जारी है। तो पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यंग स्टेलर ऑब्जेक्ट। यंग स्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। चलिए, दे आर स्टार्स इन अर्लीस्ट स्टेज ऑफ देयर लीव्स बिफोर एंटरिंग द मेन सीक्वेंस। वे अपने जीवन के प्रारंभिक चरणों में स्थिर तारे हैं, मुख्य अनुक्रम में प्रवेश करने से पहले की अवस्था। दूसरा, बायोसो आर टिपिकली फाउंड इन डेंस मोलिकुलर क्लाउड्स। बायोसो डेंस मोलिकुलर जो क्लाउड्स होते हैं उसमें फॉर्म किए जाते हैं। तीसरा, बायोसो के क्या क्या स्टेज हैं यंग स्टेलर ऑब्जेक्ट के, क्लास 1, क्लास 0, क्लास 2, क्लास 3। यह ग्रह निर्माण को समझने में मदद करते हैं कि ठीक है, जो ग्रह का निर्माण होता है ना, या अगर हम बात करें जैसे पृथ्वी है, इस तरह के ग्रह के निर्माण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो 4 के चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो WISI वाइस और नियो वाइस डाटा ने युवाओं में स्टार्स की जो शुरुआती की जो प्रक्रिया है उसको समझने में सफलता मिली है यंग स्टेलर ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक है, तो यंग स्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात वही की जाती है कि ऐसे स्टार्स जो अपने स्टार्टिंग के अर्ली फेज में होते हैं उनको बाईएसओ यंग स्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो पहला चरण होता है जो कहीं ना कहीं तारे की जो निर्माण की प्रोसेस है, या सुपरनोवा है, रेडिएशंस है, प्रोटोस्टार्स, ये सारी चीज़ों को समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिन वेवर वर्ड के बारे में। फिन वेवर वर्ड के बारे में इसलिए है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो तराई रीजन है ना, तराई रीजन से, इस रीजन में नॉर्थ इंडिया के तराई रीजन से लगातार गायब होती जा रही है, इस वजह से न्यूज़ में आ गई। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि इट इज़ द साइंटिफिक इज द प्लेस, ये इसका साइंटिफिक नेम है जो भी है, प्लोसेस मेगार्थुस
इट इज़ द नेटिव ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैली इन इंडिया नेपाल, तो तराई रीजन में है, तो ये भी एकदम स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। तीसरा, आयुसीन में वल्नरेबल है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा, इट प्राइमरी इनहेबिटेड डिजर्ट रीजन इन इंडिया, देखिए तराई रीजन में है तो डिजर्ट रीजन में क्यों जाएगी रहने, है ना। अब अलग अलग क्लाइमेटिक सिचुएशन की है, तो मेनली वो भी यहाँ पे बोल रहा है प्राइमरली, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं देखनी है ना। इसका आवास अगर हम देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं भारत और नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, तो सेंटर्ड रेयर परमानेंट मैग्नेट को बढ़ावा देने के संबंध में स्कीम आपको बताना है। द स्कीम हैज फाइनेंशियली आउटले ऑफ 7,280 करोड़, तो इसका फाइनेंस का इतना प्रावधान है। इसका पर्पज क्या है, भारत में 6,000 MTPA इंटीग्रेटेड रेपम निर्माण करना, तो ठीक है 6,000 MTPA इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चर करना यहाँ पे, ठीक। चलिए तीसरा, REPM स्टैंड फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट जो रेयर हैं अर्थ में खासतौर पे परमानेंट समय के लिए। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए कहानी क्या है, कहानी ये है, सब कुछ हटाइए, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री उसने 7,280 करोड़ रुपए का फंड दिया, उसने कहा कि हम ऐसी स्कीम लेके आएंगे जो सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट के संबंध में होगी। चलिए ठीक है, अब है क्या, अगर हम देखें तो ये योजना का पर्पज़ क्या है कि MTPA और REPM कैपेसिटी को डेवलप करना, ठीक। अब पर इसके संबंध में यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे पैसा दिया, ठीक है। सरकार क्या चाहती है कि रेयर अर्थ जो मैग्नेट है उसको उसकी दिशा में भारत इन्वेस्टमेंट करे, उसकी दिशा में सरकार बढ़ावा दी जा सके। खासतौर पे अगर हम देखें तो बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, खासतौर पर आज जैसे टेक ड्रिवन चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो उनमें इन एलिमेंट का योगदान हो सकता है। इस वजह से सरकार ने यहाँ पर इसको बढ़ावा देने का प्रयास यहाँ पर किया है। रही बात यह कि यहाँ पर जो मंत्रालय कौन सा आ गया है, तो आई थिंक ये मंत्रालय गलत होना चाहिए, क्योंकि इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय न कि पर्यावरण मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IAU, इंटरनेशनल जो एटॉमिक यूनियन है, उस एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसके बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी जा रही है। ऐसा क्यों पूछा जा रहा है कि लगभग 3.5 अरब पुराने जो मार्स उसके क्रेटर का नाम भारत के जो वैज्ञानिक हैं MS कृष्णन के नाम पर पड़ा है, जिस वजह से यहाँ पे न्यूज में था। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो एटॉमिकल यूनिट है इसको 1919 में स्टैब्लिश किया गया था। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। यहाँ पे खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के, एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के उसको स्टैब्लिश किया गया था। यह प्रमोट करता है एस्ट्रोनॉमी को, कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इन दिस फील्ड, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट है। 92 कंट्रीज इसमें और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। चौथा, द हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन IAU होल्ड जनरल असेंबली एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में क्या कर सकता है, ये जनरल असेंबली बुलाता है। लेकिन हर 5 साल नहीं, हर 3 साल में जनरल असेंबली बुलाता है ना। तो चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूथेनेसिया। यूथेनेसिया क्या है, देखिए यूथेनेसिया मतलब क्या, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु 2 तरह की होती है। एक तो क्या होता है, कोई भी इंसान इतना ज़्यादा अपने जीवन में तो ना कोई दवा हो पा रही, ना कोई इलाज हो पा रहा है, तो उसका क्या करना, पैसिव यूथेनेसिया करना, मतलब कि उसका जो सपोर्ट सिस्टम है धीरे धीरे कम करना। दूसरा एक्टिव यूथेनेसिया, मतलब ऐसी दवा दे देना जिसकी उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, मेडिसिन या दवा या अगर इंजेक्शन देना। तो भारत में एक्टिव यूथेनेसिया क्राइम माना जाता है और उसको यहाँ पनिशेबल है। पैसिव यूथेनेसिया को भारत सरकार ने अलाउ किया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पैसिव यूथेनेसिया को 2018 में कॉमन कॉज जो केस था, कॉमन कॉज केस था, उसमें सरकार ने अलाउ किया था, है ना। और ये मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली उनका क्या नाम था, कोई नर्स थी, उनका केस था। तो अगर आपको नाम याद है तो जरूर कमेंट करिएगा। तो उसके संबंध में सरकार ने इसे अलाउ किया था, ठीक। स्टेटमेंट है कि पैसिव यूथेनेसिया रेफर विथ होल्डिंग और विथड्रॉइंग लाइफ सस्टेनेबिलिटी ट्रीटमेंट। पैसिव यूथेनेसिया करते जीवन रक्षक उपचार को रोकना हटाना, करेक्ट है। सक्रिय यूथेनेसिया भारत में कुछ शर्तों के तहत कानूनी रूप से स्वीकार है, क्या ये बात करेक्ट है, मुझे तो नहीं हजम होती ये बात, आपके लिए क्या करेक्ट है ये बात, है ना, तो नहीं करेक्ट है। तीसरा, तो सुप्रीम कोर्ट इज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ डाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज मामले में क्या किया, जो जो भी यूथेनेसिया है इसको क्या किया था, पैसिव यूथेनेसिया को स्वीकार किया था। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट 1 और 3 हो जाएगा। तो आज कैसा लगा आपको डिस्कशन, अगर आपको पसंद आता है तो बेल आइकॉन भी दबा दें, है ना, कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा